हाँ, तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या था। तो हम लोगों को जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था? फ्लूइड डायनामिक्स यानी तरल गतिकी। इसके पहले आप सभी लोगों ने पढ़ा था तरल स्थितिकी, है ना? और अगर कोई स्थिर तरल होता है तो वो किस प्रकार दाब उत्पन्न करता है, आप सभी लोगों ने समझ लिया था। एचरोजी का मान कैसे निकाला करते थे, वायुमंडलीय दाब क्या था, उसमें कुछ आप लोगों ने उपकरण भी पढ़े थे कि वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण क्या है, मैनोमीटर पढ़ा था। साथ में आपने ये देखा था कि हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक कैसे काम करती है। साथ में ही आपने देखा था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है। उस चैप्टर से काम का नियम आपके लिए आया था पास्कल का नियम। अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि पास्कल का नियम ये कहता था कि अगर हम किसी कई पिस्टन वाला भाग लिया था, अगर चित्र याद करिए तो, और किसी एक पिस्टन पर हमने दाब उत्पन्न किया था, तो वो दाब द्रव के प्रत्येक भाग पर समान रूप से संचरित हो जाता है, न कहीं ज्यादा न कहीं कम। अब दाब को प्रत्येक जगह पे ज्यादा या कम मतलब समान करने के लिए बल का मान ज्यादा और कम हो सकता है, डिपेंड ऑन एरिया। तो इसलिए हमने देखा था कि जिस पिस्टन का क्षेत्रफल कम था, ज्यादा था, तो हमने कहा था कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाकर ज्यादा क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर ज्यादा बल उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया था, हाइड्रोलिक लिफ्ट बना लिया था। तो कुछ बातें थी जहां पर द्रव हमारा स्थिर था। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि तरल जो हमारा है वो गति कर रहा है। तो चैप्टर का नाम आपका है तरल गतिकी। अगला चैप्टर जो है आपका वो है तरल गतिकी, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है ना? तरल गतिकी। अब तरल गतिकी का मतलब कि हमारे पास जो तरल है वो गति करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम जब कोई चीज पढ़ते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए पढ़ लेते हैं। जब तरल गति करेगा तो तरल गति कई प्रकार से करता है, पहली बात तो ये जान लेना। और यहां हम जिस गति का अध्ययन करेंगे वो गति नियमित होगी तो उसका अध्ययन करेंगे, हम अनियमित गति का अध्ययन नहीं करेंगे। पहली बात तो ये दिमाग में रखना। नियमित का मतलब कि उसमें गति एक नियम कानून से हो रही होगी, तो मतलब रैंडम प्रवाह के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसमें जो पहली हेडिंग आती है इस चैप्टर की उसे हम बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। तो अगर पानी बह रहा है या कोई भी द्रव बह रहा है उसका प्रवाह किस प्रकार होगा, तो हमने कहा एक प्रकार उसका हो सकता है धारा रेखी प्रवाह। अब आप ये समझेंगे कि धारा रेखी प्रवाह है क्या और कैसे ये उत्पन्न होता है। तो देखिए, अगर कोई द्रव कहीं बह रहा हो और एक, क्योंकि द्रव को हम मान सकते हैं कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और अगर द्रव बहते वक्त, जब बह रहा था, बहते वक्त उसके जितने भी कण थे आगे वाले कण के पथ का अनुसरण करें, मतलब एक कण जो आगे गया उसके पीछे वाला भी सेम उसी जगह से जाए, तो हम बोलेंगे कि इसका जो पथ है वो पथ कैसा है, धारा रेखीय है। तो प्रवाह ऐसा है, आपको समझ में आया धारा रेखी प्रवाह क्या है? धारा रेखी प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के पथ का क्या करेगा, अनुसरण। ठीक है ना? यानी उसी के पथ को अपनाएगा, सीधे जाएगा, एक सरल रेखा में जाएगा। ठीक है ना? उसे भी हम बोलेंगे धारा रेखीय प्रवाह। अभी इसमें समझ जाएंगे और अच्छे से। सबसे पहला काम आप लिखिए, हेडिंग डालिए, क्योंकि आपको ये छोड़ना ये आप घर से कर लेंगे, आप घर से कुछ नहीं करते हैं। लिखिएगा धारा रेखीय प्रवाह। फ्लूइड डायनामिक्स की पहली हेडिंग डालिएगा धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह बोले, लिखिएगा जब किसी तरल का प्रवाह, जब किसी तरल का प्रवाह इस प्रकार हो कि, जब किसी तरल का प्रवाह इस प्रकार हो कि, क्या लिखा, जब किसी तरल का प्रवाह इस प्रकार हो कि, लिख लिया, इस प्रकार हो कि किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कण, किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कण, किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कण एक ही पथ पर चल रहे हों, सभी कण एक ही पथ पर चल रहे हों, तथा
सभी कण एक ही पथ पर चल रहे हों तथा तथा उस बिंदु से गुजरते समय प्रत्येक कण का वेग तथा उस बिंदु से गुजरते समय प्रत्येक कण का वेग प्रत्येक कण का वेग समान हो प्रत्येक कण का वेग समान हो तो तरल के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। समान हो तो तरल के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। तो तरल के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। नीचे स्टार बनाइए, लिखिएगा धारा रेखी प्रवाह में किसी कण के पथ को धारा रेखी प्रवाह में किसी कण के पथ को धारा रेखा कहते हैं। पथ को धारा रेखा कहते हैं। पथ को धारा रेखा कहते हैं। अगला, धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिएगा इसमें पहले मैंने पढ़ाया है और इसी YouTube पे ही जानते हैं इस चैप्टर की एक पुरानी क्लास पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें हमने बताया होगा रेनॉल्ड संख्या क्या है, धारा रेखी प्रवाह कब विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाएगा। अब वो सब चीजें जानते हैं ना, बहुत पहले हुआ करती थी। बहुत पहले होने का मतलब सन 2012 से पहले की चीजें हैं वो, ठीक है। अब सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती खींच के 10 साल तक पढ़ा दिया बच्चों को। इतना लंबा पढ़ाने की जरूरत है नहीं ना, वो टॉपिक आपके काम का है। तो जबरदस्ती आपके दिमाग में अब वो बातें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में लोगों को ज्ञानी आदमी नहीं चाहिए। आपको मास्टर नहीं बनना है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका जो काम है वो बन जाए। तो मैंने क्या कहा कि मेरी ही क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको ये पढ़ी होगी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कि मैंने डाला शादी चैप्टर, ठीक है ना। तो उसमें मैंने इसके बाद के भी डाटा को दिया होगा, पर वो सब डाटा है, उसको रट के कोई काम नहीं बनने वाला आपका। जब वो चीज हमारे लिए इररिलेवेंट है, किसी एग्जाम में नहीं आएगी, तो आखिर हम अपने दिमाग को दही क्यों करें, क्यों हम तुम्हें वो डाटा इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि आप जाके बाहर आपको भौकाल नहीं काटना है। तो अभी आप उतना पढ़िए जितने का आपका काम है, जितना आपके एग्जाम में आएगा। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि पहले मैं पढ़ा इसलिए देता था कि ना सही इंटर में, IIT के एग्जाम में या अन्य एग्जामों में उसमें के सवालें आ जाती थी। अब वो टोटली इररिलेवेंट हो गया, अब वो किसी एग्जाम में नहीं आता, तो उसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है पढ़ाने का, समय की बर्बादी है। इसलिए कोई और तो पढ़ाया नहीं है ना, कोई पढ़ाता है, ठीक है ना किसी किताब में दिया है। लेकिन अगर कहीं गलती से आपने मेरा ही वीडियो देख लिया तो आपको दिमाग में ये लगेगा ना कि सर ने पढ़ाया नहीं, छोड़ दिया, मेरे साथ धोखा कर गए, है ना, उन बच्चों को पढ़ाए थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया ना वो चीजें इररिलेवेंट है। जहां मुझे लगेगा कि आपके लिए ये 1% भी काम का है ना, और ऐसा हिस्सा सिलेबस का जो 5 साल पहले तक का निकाला होगा, मैं वो तक आपको पढ़ा दूंगा। इसलिए आगे देखिएगा, तो इस मुद्दे पे कभी परेशान मत होइएगा। एक चुईया भी चैप्टर जो होता है वो भी आपका 5 दिन चलता है, 4 दिन, ठीक है ना। तो इसलिए डरिएगा मत कि मेरा छूट गया। अभी हमें समझना है धारा रेखी प्रवाह का मतलब क्या है। धारा रेखी प्रवाह का मतलब आपने बताया कि जब अगर कोई द्रव बह रहा है और एक कण किसी बिंदु पर मौजूद एक कण के पथ का अनुसरण बाकी कण करे और साथ में उनका उस बिंदु पर वेग समान हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, धारा रेखी प्रवाह। और अगर हम उस कण के पथ को दर्शा दें तो जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, धारा रेखा। क्या बोलेंगे, धारा रेखा। बात समझ आ रहा है ना। और धारा रेखा जो होती है उसकी किसी एक बिंदु पर अगर हम स्पर्शी खींच दें तो वह उस बिंदु पर उस कण के गति की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक, जैसे एग्जांपल में समझिएगा,
एक कण यहां पर था, वो इसी पथ का अनुसरण करते हुए सीधे चला गया, ऐसे एक दूसरा गया, ऐसे एक तीसरा गया, ऐसे एक चौथा था, ऐसे अलग अलग बहुत सारे कण थे और बहुत सारी धारा रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो जो ये मैंने बनाया है ये समांतर धारा रेखाएं हैं और इसमें प्रत्येक कण अपने पीछे वाले कण, देखो पीछे वाला कण अपने प्रत्येक से आगे वाले कण के पथ का क्या करेगा, अनुसरण। तो जो ये प्रवाह है इस प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, धारा रेखी प्रवाह। तो धारा रेखी प्रवाह का अगर मैं चित्र कहीं बना दूं तो आप पहचान सकते हैं या नहीं, देख के? सीधे सीधे से बह रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, धारा रेखी प्रवाह। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि, ध्यान से देखो, जो ये प्रवाह है क्या लगता है, क्या ये धारा रेखी प्रवाह नहीं है? ये भी कैसा प्रवाह है, धारा रेखी प्रवाह। बात समझ आ रहा है ना? कहां से इतना बदबू आ रही है इस कमरे में? मेरे पास कुछ कहलवाओगे क्या तुम लोग हमसे उल्टा पुल्टा? ठीक है ना, ऑनलाइन होगी। ब्रश करके नहीं आते क्या तुम लोग? नहा धो के नहीं आते क्या तुम लोग? ऐसे हो यार, अजीब बच्चे तुम लोग हैं, दिमाग से खसके हो। चलो आओ यहां समझते हैं। तो ये हमारे पास जो ये प्रवाह है, इस प्रवाह को हम कौन सा प्रवाह बोलेंगे, धारा रेखी प्रवाह। क्यों हम इसे बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह? क्योंकि इसमें प्रत्येक कण के पथ का उसके पीछे वाला जो कण है वो क्या कर रहा है, अनुसरण। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। बात समझ आ रहा है ना? तो प्रत्येक कण के पथ का ये अनुसरण कर रहा है और प्रत्येक का उस बिंदु पर जो वेग है वो कैसा है, एक समान। तो हम इसे बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह। तो आप समांतर ही ना समझिएगा, ये भी एक धारा रेखी प्रवाह है। यहां पर अगर मैंने इस पॉइंट को ए लिया और इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, बी। अब आप सोचिएगा इस पॉइंट पर धारा रेखाएं पास पास हैं या दूर दूर हैं, और इस पॉइंट पर धारा रेखाएं पास पास हैं। तो हमें एक बात ये पता चला कि अगर यहाँ दूर दूर है और यहाँ पास पास है, तो जहां पर धारा रेखा दूर दूर होती है उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। तो क्या होती है, कम। और जहां धारा रेखाएं पास पास हो जाती है उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा। जैसे यहां पर अगर एक बिंदु ए लेता और एक बिंदु बी लेता तो मैं आराम से कहता कि वी ए बराबर क्या है, वी बी। यानी दोनों बिंदुओं पर इनका वेग आपस में क्या है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो वेग है वो कम है और यहां पर जो वेग है वो क्या है, ज्यादा। कैसे, समझ आ गया ना? क्योंकि जहां पर धारा रेखाएं जितना पास आती जाएंगी वहां पर वेग उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर आपको शक है तो ऐसे देखिए, ऐसे दिमाग में प्रैक्टिकली समझिए। अगर ये एक पाइप होती इस आकार की और इस पाइप में से पानी बह रहा होता, तो बताओ किस पॉइंट पर पानी का वेग ज्यादा होता, इस पॉइंट पर ना। जहां पर तुम एरिया कम कर देते वहां पर पानी का वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाता, ज्यादा। और वैसे भी घर पे गाड़ी वाड़ी धोते होगे तुम लोग, साइकिल वाइकल अपनी, तो कैसे धोते होगे? जब पाइप तुम्हारे घर से आता होगा पानी, उसका मुंह दबा देते होगे और पतला हिस्सा छोड़ देते होगे तो पानी प्रेशर में निकलता होगा। अब ऐसा हमको देख रहे हैं आधे ना कि लग रहा है जिंदगी में मतलब ये लोग नल नहीं देखे हैं। नल देखा है ना, कैसे होता है, नल में पानी प्रेशर में निकलता है, फिर पाइप में। समझ में आ रहा है ना? अब कुछ लोग इतने रईस होंगे कि पाइप नहीं देखे हैं क्योंकि उनके घर सारा पानी गढ़ाई से आता है। ठीक है ना, इसलिए वो पाइप और वो नहीं देखे, सो रहे हैं ऐसे बैठ बैठ के सुबह सुबह। चलिए आइए यहां समझते हैं, चले? ठीक है, तो वी ए और ये वी बी था। अब दूसरी बात यहां समझिएगा जो सबसे जरूरी बात है कि अगर मैं इसके किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचूं ऐसे इस पॉइंट पे, तो स्पर्शी जब आप बनाएंगे तो देखिएगा स्पर्शी कुछ इस प्रकार होगी, और अगर इसके इस पॉइंट पर स्पर्शी खींचे तो कुछ इस प्रकार होगी, इसके इस पॉइंट पर स्पर्शी खींचे कुछ इस प्रकार होगी, यहां पर खींचे कुछ इस प्रकार होगी, यहां पर खींचे कुछ इस प्रकार होगी। समझ में आया? लेकिन एक बात यह थी कि किसी एक ही बिंदु के लिए दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। दो स्पर्श रेखाएं किसी एक बिंदु पर नहीं खींची जा सकती और दो स्पर्श रेखाएं कभी काटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर काट देंगी तो किसी एक कण के लिए दो रास्ते हो जाएंगे, यानी वो दो दिशाओं में गति कर रहा है और एक कण एक समय में क्या दो गति कर सकता है? आप एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में गति नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग खड़े हैं सोराव में, इस तरफ प्रतापगढ़ और इस तरफ इलाहाबाद,
अब क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जा रहा हूं एक साथ? नहीं जा सकते, कभी जीवन में नहीं जा सकते। अगर आप इलाहाबाद गए तो आप प्रतापगढ़ से दूर जा रहे हैं, और आप प्रतापगढ़ जा रहे हैं मतलब आप इलाहाबाद से दूर जा रहे हैं। अब इसमें कुछ उच्च कोटि के हरामी होंगे, कहेंगे हम जौनपुर में खड़े थे और जौनपुर से इस तरफ आएंगे, हम इलाहाबाद भी आ रहे थे और प्रतापगढ़ भी आ रहे थे, दो झपेड़ा मारेंगे। हमने कहा दोनों अलग अलग दिशाओं में, और अगर वहां से आओगे दोनों एक दिशा हो जाएगी। तो बे मतलब की बतंगड़ मत सोचा करो तुम लोग, हरामी होगा ऐसा सोच सकते हो तुम लोग। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यही बात मैंने बताया। आप सोचो ये सामान्य ज्ञान भी है कि एक साथ आप अपने जीवन में दो उद्देश्य जो अलग अलग हो, अलग अलग दिशाओं में हो, उनको टारगेट नहीं कर सकते। अलग अलग दिशाओं वाले उद्देश्य को टारगेट न करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य होता है डॉक्टर बनने का, और कहते हैं कि डॉक्टर ना बन पाए ना तो हम एसएससी की तैयारी कर लेंगे। भैया वो समझ रहे हो ना क्या करते हैं? बहुत सारी कोहली बिछा उसे पूछ जाते हैं ठीक है ना, ये वही करते हैं। ये कर ही नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल काम है ये बहुत बड़ा टास्क है। आप अगर इतने सुपर ब्रेन के होते ना तो आपका डॉक्टर में निकल जाता, आप नीट पीएमटी जो है क्वालिफाई कर लेते। इसीलिए जब आप अपना उद्देश्य बनाए, अपना प्लान ए प्लान बी बनाए, तो प्लान बी जो हो वो आपके प्लान ए से क्या हो, मिलता जुलता हो। ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग दिशाओं के हों, इसमें कुछ और पढ़ना है उसमें कुछ और पढ़ना है, और कल को अगर इसको आप छोड़ के इसमें आते हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, ये ना होने पाए। दोनों चीजें एक जैसी हो, सिलेबस लगभग एक जैसे हो, उनमें समानता हो, तब तो आपको अचीव करना आसान होगा, क्योंकि अधिकांश काम आप पहले से कर चुके होंगे। इसीलिए दो अलग अलग दिशाओं में पैर रखे तो समझ गया ना क्या होगा, भिड़ंत होगी। और मैंने बताया ना, नेचर कहती है कि संभव नहीं है। तो आप ये बात फिजिक्स वाले ने समझा दिया आपको। चलिए अब आगे समझते हैं। इसमें कुछ बैठे हुए कहेंगे प्लान ए बना नहीं पाए हैं, प्लान बी के चक्कर में पड़ा है हमारी जिंदगी कोई प्लान ही नहीं है, हम तो बस जीवन एक धारा है, उसी में बहते जा रहे हैं, है कि नहीं? यस सर तुम साले बहोगे नहीं, डूब जाओगे जो यस सर कह रहा है। चलो और यहां देखो, हमारे पास क्या था मामला? हमारे पास मामला यह था कि अगर किसी पॉइंट पर अगर हम स्पर्शी खींचेंगे तो वो बिंदु पर क्या बताएगा? स्पर्श रेखा की दिशा। चलिए इतनी बेसिक बात हमारे समझ में आ गई कि अगर VA और यहां पर क्या है VB, VA और क्या है VB, तो किस पॉइंट पर वेग ज्यादा होगा? समझ में आ गया ना? कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब एक बात और समझिएगा, अभी इसके पहले आप लोगों ने कुछ पढ़ा था दाब ओब से संबंधित, कुछ याद है ना? जैसे अगर कहीं पानी मान लो बह रहा है, कहीं द्रव का प्रवाह हो रहा है, और प्रवाह होने पे एक बात ये आई, मुझे दो बिंदु दिखाई दिया, ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। तो समझ पहले, इसके नीचे पूरा क्या भरा है? पानी। चल दारू भरी है तेरे लिए नीचे कुछ भरा है, लिक्विड भरा है ना, और जो ऊपर है वो मान लो लिक्विड नहीं है, खाली है। तो अगर इसकी जो सतह है वो कैसी होगी, ये सतह कैसी होगी, वो डिसाइड करता है यहाँ का प्रेशर। प्रेशर डिसाइड करने का मतलब कि एक बिंदु A है उसको हमने कहा PA, और एक बिंदु B है इसको हमने क्या कहा PB। अगर इन दोनों जगहों का दाब आपस में क्या हो जाए? बराबर, यानी जो बहता हुआ पानी है, फ्लो करता हुआ, पहली बात तो ये जान लेना, यहां हम रुके हुए पानी की बात नहीं कर रहे हैं। जो पानी रुका था वो चैप्टर भी रुक गया, खत्म कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पानी बह रहा है, तो बहते हुए पानी में मैंने ये देखा कि A और B जो ये थे, और रुका भी होगा तो भी यही होगा अगर होता तो। अगर A और B दोनों बिंदुओं के दाब अगर हम देखें बराबर है, तो जो इसकी सतह होगी वो होगी समतलीय सतह। कैसी होगी? समतलीय सतह। समतलीय सतह होगी, वो सतह एकदम प्लेन होगी। अब दूसरी बात समझिएगा, कई बार पानी में आपको सतह ऐसे दिखेगी, उठी होगी। जब सतह आपको ऐसे दिखे, बह रहा है, ऐसे पानी उठ के बह रहा है, दब के बह रहा है, देखा है कभी? नाली वाली में देखिएगा, दिख जाएगा आपको जब पानी स्पीड में चलता रहता है। अब हमारे पास यहां पर A नाली, हाँ हरकतें तो नाले वाली हैं तो एक A और एक क्या लिखा है यहाँ पर B। हमारे पास दो बिंदु यहाँ पर भी है, एक ऊपर का और एक कहाँ का? नीचे का। अब यहाँ नीचे B वाले पॉइंट पर क्या है? पानी है, पानी भरा है, पानी बह रहा है। और अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो A वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो दाब है वो कम है, और B वाले पॉइंट का दाब क्या है? ज्यादा। ये प्रवाह ऐसे उठ जाएगा, यानी ये एक उत्तलाकार सतह बना के ये गति करेगा। तो उभरी हुई सतह कब बनेगी? ऐसा सोचो, अगर नीचे का दबाव ज्यादा है
और ऊपर का दबाव कम है तो उठ जाएगा ना। तो सोच, अगर इसी कमरे का दबाव खूब बढ़ाते जाएं तो दीवार ऐसे दब 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 जाएगी दोनों ओर, दबेगी ना। इससे अगर मान लो नीचे का दबाव ज्यादा है तो ये उठ जाएगा, ज्यादा दबाव ठेल दिए सतह कैसे हो जाएगी, उत्तलाकार। अबे फिजिक्स इतना आसान चीज है कि मैं क्या कहूं, देख के नहीं लग रहा है कि अगर नीचे ज्यादा दबाव बनेगा तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा ना। इसमें मैंने कुछ अलग नया कुछ ऐसा तो नहीं बताया जो आपको ना पता रहा। अब तो अपने दिमाग से सोचो, अगर ऊपर वाला दाब ज्यादा होता और नीचे वाला कम होता तो पानी कैसे हो जाता, दब जाता ना फट से। कुछ सोचना ही नहीं है भाई। अब इसमें के प्रश्न आते हैं बिंदुवार बिंदुवार, तो क्या नहीं कर पाओगे, आसानी से कर लोगे। कहेगा एक द्रविक प्रवाह में ऊपर वाले बिंदु का दाब ज्यादा है, नीचे वाले का दाब कम है, बताओ द्रव की सतह कैसी होगी, तो उत्तलाकार होगी। उत्तलाकार कब होगी, तो नीचे वाले का ज्यादा होगा पानी के भीतर का और ऊपर का कम होगा, तो कैसी होगी, उत्तलाकार। बराबर हो गई तो समतल के आकार की। बात समझ में आया ना। तो दो रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, धारा रेखा किसी बिंदु पर खींची गई, दो स्पर्श रेखा कभी काटने वाली नहीं। ये हमेशा क्या होगा, मतलब हमने क्या बताया कि ये जो है ये धारा की दिशा को बताएंगी, साथ में जहां पर पास होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर वेग क्या होगा ज्यादा, जहां दूर होगी वहां पर वेग क्या होगा कम। और पद का अनुसरण करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जरूरी बात, कि इन दोनों बिंदुओं का वेग अलग अलग है और इन दोनों बिंदुओं का वेग समान है। तो आप ये कभी मत सोचिएगा क्या कि धारा रेखी प्रवाह में द्रव का वेग हर बिंदु पर समान होता है। अगर एक कथन लिख के ऐसा दे दे कि धारा रेखी प्रवाह में द्रव का प्रत्येक अलग अलग बिंदु पर भी वेग समान होता है, तो गलत कथन है। वो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, समझ गए। अगर पटलीय प्रवाह हुआ, अब सोचो दिमाग में एक नया शब्द मैंने बोल दिया, पटलीय प्रवाह। ये प्रवाह कैसा है, पटलीय, अलग अलग परतों के रूप में द्रव चल रहा है, ये पटलीय प्रवाह बन सकता है। अभी आगे लिखाएंगे इसको अलग से। अगर एक क्षैतिज में द्रव का प्रवाह हो रहा है तो इसे देख के आप कह सकते हैं कि संभवतः ए और बी का वेग बराबर हो सकता है, अगर धारा रेखाएं समांतर है तो। पर यहां पे तो बराबर नहीं है ना, यहाँ का वेग अलग है, यहाँ का वेग अलग है, यहाँ का वेग अलग है, यहाँ का वेग अलग है और यहाँ का वेग अलग है। यानी अलग अलग बिंदुओं पर धारा रेखी प्रवाह में भी वेग अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव के कणों का वेग क्या होगा, समान। अबे समझ पहले, ऐसा तो नहीं कि पानी का एक कण हमेशा ही बैठा है। जब पानी बह रहा है तो यहाँ पर हर एक क्षण कोई नया कण आ रहा है, पानी लगातार बाहर जा रहा है ना। जो भी यहाँ आ रहा है उसका वेग सबका समान है। जैसे अगर किसी का वेग यहाँ 10 था, उसके पीछे वाले का भी कितना होगा 10, उसके पीछे वाले का भी 10, उसके पीछे वाले का भी 10, यहाँ पर 12, तो इसका यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा 12, तो सब का 12 हो गया गुजरते होते। यहाँ पर अगर 15 तो सबका क्या हो जाएगा 15। समझ में आया। अब एक आध बच्चे इसमें हरा मिटाई कहेंगे, मान लो यहाँ जो आप कह रहे 10 है, मेरा वाला एक क्या है उसका 12 था, इसी पे एक का 13 था 14 था, तब आ सकता है भाई, आओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब उसका नाम हम नहीं कहेंगे धारा रेखी प्रवाह, तब उसका नाम बदल जाएगा। क्योंकि धारा रेखी प्रवाह नाम तभी रखा गया जब एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग क्या हो, समान। जैसे ही वेग बदला उसका पथ कब आ जाएगा, गुंडा गुंडा से भी घूमने लगेगा और हम उसे बोलेंगे प्रशुद्ध प्रवाह। अभी आगे बढ़ाएंगे, समझ में आया ना। अब तुम्हारे दिमाग का ये क्वेश्चन था कि क्या बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, तो बदल सकता है, लेकिन अगर बदला तो फिर वो धारा रेखी प्रवाह नहीं होगा, वो कोई और प्रवाह होगा। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए, तो हम लोगों ने ये कॉमन सी बात ही समझा और इसको बना लिया होगा। मैंने कुछ पॉइंट मुझवानी बोल दिए हैं, लिखे नहीं है, तो मुझे समझ में आता है कि आप उसे लिख सकते हैं। चले लिखिएगा भाई, चले कहीं नहीं चलेंगे, मिटाता हूं मैं इसे। बना लिया सबने ना, ऐसा भी कुछ नई बात नहीं बता दिया कि इसको बनाना पड़े और खाना पड़े। मिटाए, क्या कहते हो, डस्टर काफी अच्छा है ना, काहे लिए, ये देसी टेक्नोलॉजी है इसलिए इसलिए ज्यादा अच्छा है। देसी चीजें नुकसान नहीं करती, इसलिए अच्छा है। कितना तुम लोग महंगा महंगा डस्टर ला के यहाँ रखे,
सारा रजिस्टर 5 दिन में खराब हो जाता है। और ये देखो भारतीय जुगाड़ सीट का कवर लगातार चल रहा है आज तक। यही तो है। सोचो भारत में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि साले आज तक ये नहीं समझ पाए कि रजिस्टर कैसे बनाए, क्यों खड़ेगा 4 दिन में। ये सब कंपीट करने चल दी है, जानते हो किससे? अमेरिका क्यों? कह रहे तुमको चिट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे, है ना। ये बता रहे हैं चाइना को बर्बाद कर देंगे। कैसे कैसे? इनको ये नहीं पता रजिस्टर कैसे जोड़े, क्यों खड़े ना, तो समझ लो। आइए इधर समझते हैं। चले, तुम लोग कहोगे आपको देश प्यार नहीं है ना, ये लगता होगा तुम लोग को ना। क्यों नहीं लगता? कहते हम लोग को भी अब नहीं है ना, आपके साथ रहते रहते। नहीं बिल्कुल है भाई साहब, कहे नहीं है, पर चिढ़ भी है ना इस बात की कि हम में से देखो इस क्लास में बैठा हर एक बच्चा सिर्फ किस दौड़ में दौड़ रहा है पता है? मैं भी वही सिखा रहा हूं। किस दौड़ में भाग रहे हैं? चूहा दौड़ में। चूहा दौड़ में क्या करना है सबको? नौकरी। किसकी नौकरी? सरकार की, भिखमंगे साले। है ना, नौकरी करेंगे सरकार की, इसीलिए सब के सब परेशान है। सोच लो, है ना, आपके अंदर कोई नया काम करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हम पीछे हैं। और ये हमारे पूरे देश का कल्चर हो गया है। कोई एक वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट किया जाए, 1 करोड़ फॉर्म डाल देंगे खप से तुरंत। हम महीने में 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपए की नौकरी के लिए, 50,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग भाग रहे हैं मूर्खों जैसे। ठीक है ना, उसमें एक बड़ा मूर्ख मैं भी हूं, मैं अपने आप को मानता हूं। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये गाली आपको पड़ रही है, ये मुझे भी पड़ रही है, क्योंकि आप तो दौड़ रहे हैं, हम दौड़ के पास हो गए। ठीक है ना, और पास होने के बाद वो क्या बोलते हैं, सकरा पहन के अब धूम हिला घूम रहे हैं पीछे पीछे। अब धूम मिला के घूम रहे हैं, अभी एक आदेश आ जाएगा टक्कर से यहां काम करना है, लप्पा से पहुंच जाएंगे उठा के। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ये सवाल उठाने की प्रवृत्ति खत्म कर दी आपकी। आप पूछेंगे क्या सैलरी रोक देंगे, मूड खराब किए तो। ठीक है ना, तो आप बन गए गुलाम। तो इसीलिए अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको आजमाइए, लेकिन आप डरपोक हैं, आजमाते नहीं है। बस फर्क यही है आप में और बाकी देशों के लोगों में। फिर ये मुझे गुस्सा लगती है कि बताओ, हद है यार। चलिए आइए, देखो इधर, चलो राम आया, ये क्या क्या कर रहा है? अब नहीं से अभी निकलने के बाद बनाना प्लान बाहर हद बैठ के। चले, हमारे यहाँ के बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि आने के बाद एक आता है ना, यह इसका रिश्तेदार बुलेट ले लिया, बुलेट में लगा लिया साइलेंसर भभड़िया वाला। और उस बेचारा इसीलिए परेशान रहता है कैसे दुनिया हमको देखे। तो दिन भर में 20 चक्कर जानते मैं बुलेट भगाता रहता है आवाज तेज करके। अब तुमको लग रहा बिजनेस करेंगे सब, क्या बिजनेस करेंगे? तो सही है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है। कभी किसकी खिंचाई कर दी है आपने, जिसकी कर दी वो जान गया। ठीक है ना, उस दिन आया था यही कोचिंग के सामने, देखा मैंने, मतलब तैयारी कर रहे हो तुम, पता नहीं किस चीज की, तुम्हारी हरकतें पता नहीं किस चीज वाली है, तब क्या ही कहा जाए। चलिए कोई बात नहीं है, समझा जाए। हमारे पास प्रवाह है दूसरा, जो अभी आपने बताया था, प्रसिद्ध प्रवाह। मत बता कौन है, चल जाके दिखा देना ही वीडियो, ले तेरा नाम ले लिए थे आज। तो प्रसिद्ध प्रवाह का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। प्रसिद्ध प्रवाह का मतलब देखो, देखने में धोखा हो जाता है अक्सर, जब कोई प्रवाह धारा रेखी प्रवाह हो। कैसा प्रवाह हो? धारा रेखी प्रवाह। तो अपने कर सब है, एक निश्चित पथ से, एक निश्चित वेग से, किसी बिंदु से होकर गुजरते रहते हैं, और उस प्रवाह को हम क्या बोल देते हैं? धारा रेखी प्रवाह। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका वेग एक निश्चित वेग से क्या हो जाएगा? ज्यादा, यानी वो और तेजी से गति करने लगते हैं। और जब उनका वेग एक निश्चित वेग से ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो एक धारा रेखा के, यानी एक निश्चित पथ के अनुसरण को छोड़कर वो रोड़ू घूमने लगते हैं, वो रैंडमली गति करने लगते हैं। और इस प्रकार के प्रवाह को हम बोलेंगे प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो प्रक्षुब्ध प्रवाह में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, पानी ऐसे गोला गोला घूमने लगता है, इसे हम बोलेंगे कौन सा प्रवाह? प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो बताओ, प्रक्षुब्ध प्रवाह में जो पानी का वेग है वो एक निश्चित वेग से क्या हो जाता है? ज्यादा। यानी ये तब उत्पन्न होता है जब पानी बहुत तेज बह रहा हो। जैसे अगर किसी झरने से गिरने वाला पानी जब गिरता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए वो तेजी से कहां बढ़ता है? आगे। उस पानी को देखना, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसका वेग दिखने में भले आपको लगता है कि कम है,
लेकिन उसका वेग एक निश्चित वेग से क्या हो जाता है, यानी वो पानी बहुत तेज बह रहा होता है, आपको लगता नहीं। इसीलिए आपके बाबा लोग, दादा लोग ये एक ज्ञान दिए होंगे तुमको कि अगर पानी में भंवर बन रही है तो गलती से भी हिल के नहाने का, उसमें अंदर जाके नहाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो ले गया। तो क्यों? क्योंकि वो पानी भले ही, देखो अक्सर जिस पानी में भंवर बनती है वो दिखने में लगता है कि धीमे बह रहा है, लेकिन जब अंदर चले गए ना तो ले गया खींच के, है ना। फिर आप बचेंगे नहीं, फिर आप मरेंगे, क्योंकि पानी का वेग वो बहुत तेज है, आपको लग रहा है कि धीमा है। अक्सर झरना वाले स्थान पे कांड हो जाता है, अक्सर लोग बह जाते हैं, सड़क वड़क के गिर जाते हैं, किसी पत्थर पर से चोट लग जाती है, क्योंकि वो पानी के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें देख के लगता है कि पानी नॉर्मल, जरूर आगे तक बढ़ के नहा लेते हैं और पानी खींच ले गया, फिर चोट लगी, फिर हादसे हुए। तो ये बात जान लेना कि दिख रहा है भले धीमे, पर वो धीमे है नहीं, क्योंकि उसका वेग एक निश्चित वेग से क्या हो गया है, ज्यादा। आपने भंवर वाला पानी देखा है कहीं? अक्सर वो आपको गंगा जी में दिख जाता होगा, आप जब जाते होंगे तो, और वहां नहीं दिखता होगा तो नहरों में पानी कभी लगाया है? जब नहर का पानी लगाया होंगे तो जिस जगह पे पाइप लगी होती है, वहां जब पानी का वेग बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि पाइप बहुत तेजी से पानी खींचती है, तो देखो वो पानी तुरंत कौन सा आकार लेता है, गोलाकार, भंवर के रूप में निकलता है ना पानी तेजी के साथ में। स्पीड बढ़ने के साथ साथ फिर ये चीज अपने आप आ जाती है। तो अब आगे डालिएगा हेडिंग प्रशुद्ध प्रवाह और लिखिएगा, जब तरल का वेग एक निश्चित, जब तरल का वेग एक निश्चित मान से हाँ, क्या लिखा, जब तरल का वेग एक निश्चित मान से अधिक होता है तो, अधिक होता है तो तरल के कणों की गति, तरल के कणों की गति अनियमित तथा अव्यवस्थित हो जाती है। तो तरल के कणों की गति अनियमित तथा अव्यवस्थित हो जाती है। अतः तरल के किसी बिंदु पर, अतः तरल के किसी बिंदु पर, तरल के किसी बिंदु पर तरल के वेग का परिमाण तथा दिशा, तरल के किसी बिंदु पर तरल के वेग के परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को, इस प्रकार के प्रवाह को प्रशुद्ध प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को प्रशुद्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो प्रशुद्ध प्रवाह क्या है, चलिए आप समझते हैं। बताया ना, ऐसे प्रवाह में हमेशा क्या उत्पन्न होने लगती है, भंवर रेखाएं। जब भंवर बनने लगेंगी तो आप समझ जाएंगे ये प्रवाह कैसा प्रवाह है, प्रशुद्ध प्रवाह। आगे लिखिएगा, क्रांतिक वेग। थोड़ा कुछ हेडिंग है, उन्हें आप जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए, थोड़ा मैथ भी पढ़ा दें आप लोग को आज, है ना। लिखिएगा क्रांतिक वेग, लिखिएगा किसी तरल के वेग का वह अधिकतम मान, किसी तरल के वेग का वह अधिकतम मान जहां तक तरल का प्रवाह, जहां तक तरल का प्रवाह धारा रेखी रहता है, जहां तक तरल का प्रवाह धारा रेखी रहता है,
जहां तक तरल का प्रवाह धारा रेखी रहता है, तरल का क्रांतिक वेग कहलाता है। जहां तक तरल का प्रवाह धारा रेखी रहता है, तरल का क्रांतिक वेग कहलाता है। तरल का क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो क्रांतिक वेग किसी भी धारा रेखी प्रवाह में धारा का वह अधिकतम वेग है जहां तक उसका प्रवाह कैसा रहेगा, धारा रेखी, उससे ज्यादा होने पर उसका प्रवाह कैसा हो जाएगा, प्रक्षुब्ध, है ना। तो उसे हम बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह। ठीक है ना, क्योंकि प्रक्षुब्ध प्रवाह तभी आता है जब धारा रेखी प्रवाह से उसका वेग क्या हो जाए, ज्यादा, तो उसे हम बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग धारा का अधिकतम मान है ना। आगे लिखिएगा श्यानता। श्यानता अच्छा, श्यानता लिखने से पहले काट के लिखिएगा श्यान बल, हेडिंग श्यान बल। श्यान बल बोले, जब किसी तरल की एक परत किसी दूसरी परत पर फिसलती है, जब किसी तरल की एक परत किसी दूसरी परत पर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है, फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है, तो परतों के बीच स्पर्श रेखीय बल लगता है। तो परतों के बीच स्पर्श रेखीय बल लगता है, जो स्पर्श रेखीय बल लगता है जो इनके सापेक्ष गति का विरोध करता है। स्पर्श रेखीय बल लगता है जो इनके सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को तरल का आंतरिक घर्षण बल अथवा इस बल को तरल का आंतरिक घर्षण बल अथवा श्यान बल कहते हैं। इस तरल को आंतरिक घर्षण बल अथवा श्यान बल कहते हैं। इस तरल को आंतरिक घर्षण बल अथवा श्यान बल कहते हैं। श्यान बल कहते हैं तथा तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। तथा तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। लिख लिया? नीचे लिखिएगा ऐसे ही इन्वर्टेड कामा में इसकी छोटी परिभाषा लिख लीजिएगा। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। ठीक है ना? लिख लिया? नीचे आप लिख सकते हैं स्टार बना के, श्यानता का गुण केवल तरलों में पाया जाता है। स्टार बनाइए, नीचे लिखिएगा श्यानता का गुण केवल तरल में पाया जाता है। श्यानता का गुण केवल तरल में पाया जाता है। आज आप सभी लोगों ने फैक्चुअल जानकारी बहुत ज्यादा मात्रा में लिख लिया है ना? तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। लिखिए, क्या लिखिए, तरल का गुण किसमें पाया जाता है?
तो सॉरी, दिमाग खराब हो गया है। हाँ, श्यानता का गुण तरलों में पाया जाता है। बताओ तरल किसे कहते हैं? ठोस को ना? हाँ, द्रव और गैस। तो गैस में भी श्यानता का गुण पाया जाता है। तो श्यानता का मतलब क्या है कि किन्हीं दो विभिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध। बात समझ आ रहा है ना? जैसे क्या है, आइए समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए द्रव का प्रवाह पटलीय प्रवाह है, तो द्रव अलग अलग परतों में अलग अलग वेग से गति कर रहा है, धारा रेखी गति, तो हम उससे बोलेंगे कि यह प्रवाह कैसा प्रवाह है? पटलीय प्रवाह। जैसे अगर मान लो यहां पर जमीन पर है, ठीक, एक परत के रूप में यहां पर पानी बह रहा था, ये दूसरा था, ये दूसरी परत के रूप में, और ये सॉरी ये तीसरा था। ऐसे लेयर लेयर में द्रव का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना? तो ये जो प्रवाह है ये कई सारे लेयर के रूप में है। तो अक्सर क्या होता है कि जो जमीन वाला है, जो पानी जमीन से लेकर बह रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 या बहुत कम होती है, बहुत कम, नगण्य, एकदम धीमे धीमे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगर पानी बह रहा है तेजी से और गंदा नहीं है, कोई सामान गिरा देना, देखना जब वो जमीन को पकड़ लेगा ना तो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, और जो ऊपर वाला होगा वो तेजी से कहां जाएगा? आगे। इसका एग्जांपल गांव में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, किसी नाली में अगर पानी बह रहा होता है, बड़ी नाली में, तो कागज की नाव बना के उसे छोड़ देते हैं। वो नाव जब आगे बढ़ती है, जब वो पानी सोख के कागज पूरा गीला होके डूब जाता है, तो नाव जब तक पानी के ऊपर होती है बहुत तेजी से भागती रहती है। जब वो डूबने लगती है, डूब के नीचे जमीन को पकड़ लेती है, फिर वो कागज धीमे धीमे आगे जाता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है? yes, और नहीं देखा ना तो एक काम और कर लीजिएगा, हाथ में मिट्टी ले लीजिएगा, ठीक, और नाली का पानी सफा रहे, पूरी मिट्टी से हाथ में अंदर डाल के ऊपर से नीचे ऐसे कर देना, चला देना हाथ। फिर तुम क्या पाओगे पता है? कि जो मिट्टी, क्योंकि पानी गंदा करेगी मिट्टी, ऐसे गंदगी फैलेगी पानी में, तो तुम ये देखना कि जो ऊपर वाली गंदगी होगी वो तेजी से आगे बढ़ेगी, और जो नीचे वाली होगी वो धीमे धीमे। तो पानी ऐसे गंदा होगा। ये पूरी नाली का पानी बह रहा था, ये पानी इधर का पहले गंदा हो जाएगा, ऊपर का, नीचे वाला देर से गंदा होगा। आपने देखा नहीं अभी? ये सब कभी करिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्या कहा, ठीक है ना? प्रैक्टिकल बता दिया आपको एक। जबकि वो छोटी नाली होती है उसमें ये बहुत कम रेयर होता है। आप बड़े पानी में देखेंगे, नाला वाला में देखेंगे, नहरों में देखेंगे, ये आराम से आपको दिखाई देगा। तो नीचे का वेग कम है, दरअसल ऊपर का वेग अगर v प्लस dv है, तो ये परतों के विरोध के कारण यहां पर इसका वेग इससे कम हो गया v, इसका वाला v माइनस dv, इसका वाला v माइनस dv माइनस dv। प्रत्येक कण पे ऊपर वाला कण नीचे वाले कण पर बल लगाता है। जैसा समझो ये पूरा रुका है, जब ये भागता है ये थोड़ा बल इस पे लगाता है विपरीत दिशा में, इस पे लगाता है विपरीत दिशा में, और इस पे लगाता है आगे की ओर, ये चल देता है, लेकिन इससे तेज नहीं चलता। फिर ये इस पे बल लगाता है पीछे की ओर, और इस पे लगाता है आगे की ओर, ये भी चल पाता है लेकिन इससे तेज नहीं चल पाता। ऐसे नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला, तो ये ऊपर वाले पानी पे चलने की वजह से चलने लगता है नीचे वाला भी, लेकिन नीचे आते आते वेग एकदम कम हो जाता है और बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ता है। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ कई सारी लेयर बन गई, परत दर परत, क्योंकि हर परत का वेग अलग अलग है। इसलिए मैंने कहा कि द्रव परतों में बह रहा है, समझ में आया? और हर परत एक दूसरे परत का विरोध करती है। इसे ही हम द्रवों का कौन सा गुण बोलते हैं? श्यानता। कौन सा गुण? श्यानता। एग्जाम्पल में अगर आप पानी को किसी बर्तन में भर के नचा दीजिए तो कुछ देर बाद पानी गोलू गोलू घूमने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? श्यानता। परतों के मध्य विरोध होता है, वो गति का विरोध करती है। जैसे घर्षण गति का क्या करता है? विरोध। वैसे श्यानता भी द्रवों के प्रवाह में या द्रवों के प्रवाह का क्या करती है? विरोध। तो धीरे धीरे वो अपने आप रुक जाएगा। तो पहले कहां का रुकेगा पानी? नीचे का। धीरे धीरे कहां रुकेगा? ऊपर का। देखा है कभी? तो जहां पर श्यानता का मान ज्यादा होगा वो जल्दी रुक जाएगा, और जहां श्यानता का मान कम होगा वो देर से रुकेगा। अब तुम अपने दिमाग सोचो, एक बर्तन में मैंने पानी लिया और एक में शहद लिया, दोनों को नचा के छोड़ दिया, बोलो पहले कौन रुकेगा? शहद। क्योंकि शहद में परतों का विरोध इतना ज्यादा है कि टाइट टाइट चलता है, लेकिन पानी आराम से चल जाता है। एक में डामर भर दे तो डामर तो हिलेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो एक पानी, एक शरबत वाला पानी और एक शहद, बताओ कौन जल्दी रुकेगा? शहद। फिर कौन रुकेगा? शरबत वाला, फिर
सामान्य पानी। कुछ समझ पा रहे हैं भाई? तो श्यानता का मतलब क्या था? परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध। बात समझ में आया कि नहीं आया? नीचे लिखिएगा श्यानता का कारण, हेडिंग। श्यानता का कारण लिखिएगा। तरल पदार्थों में श्यानता का गुण, तरल पदार्थों में श्यानता का गुण होने का, तरल पदार्थों में श्यानता का गुण होने का मुख्यतः दो कारण है। मुख्यतः दो कारण है। होने का मुख्यतः दो कारण है। मुख्यतः दो कारण हैं। मुख्यतः कितना कारण है? दो कारण। यही है ना? पहला लिख लीजिएगा ससंजक बल। पहला ससंजक बल, ससंजक बल। दूसरा संवेग का अभिगमन। पहला ससंजक बल और दूसरा संवेग का अभिगमन। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे ससंजक बल क्या है और असंजक बल क्या है, पर अभी भी समझ लीजिए। संवेग का अभिगमन का मतलब देखो, ऊपर वाले कण से नीचे वाला कण, नीचे वाले कण से नीचे वाले कण में संवेग का स्थानांतरण होता गया, इसलिए इनमें क्या आता चला गया? वेग। तो संवेग का अभिगमन हुआ, जिससे ये पूरी की पूरी लेयर गतिशील है और कम गतिशील है, नीचे वाली ऊपर वाली तेज है। और दूसरा आपने ये लिखा ससंजक बल। ससंजक बल का मतलब क्या है? अब सोचो आप, ससंजक बल का मतलब समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही कहलाता है ससंजक बल। जैसे द्रव का एक अणु द्रव के दूसरे अणु को आकर्षण बल लगा के बांधे रखने का प्रयास करता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ससंजक बल। तो ससंजक बल क्या है, समझ आ गया? जैसे अब अगर पानी में मैंने दूध मिला दिया, तो पानी का अणु दूध के अणु को खींचेगा, उसे हम बोलेंगे असंजक बल। लेकिन पानी पानी के अणु को खींचेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ससंजक बल। तो अपने सेम बिरादरी में जो लगा ससंजक, दूसरे से जो लगा वो असंजक। बात समझ आ गया? तो इसमें द्रव का एक अणु दूसरे अणु को खींच के रखने का प्रयास करता है, इसी बल को हम क्या बोलेंगे? इसका ससंजक बल। और ससंजक बल भी इसके परतों के मध्य सापेक्ष गति का क्या करेगा? विरोध। बात समझ आया? नीचे वाला स्थिर था, ये ऊपर वाले को खींचेगा, पकड़ चिपकाएगा, रोकने का प्रयास, रोकने का प्रयास, रोकने का प्रयास, तो हर एक परत दूसरे परत को आगे जाने नहीं देगी। इसी वजह से इसमें कौन सा गुण आ जाएगा? श्यानता का। बात समझ में आया ना? तो श्यानता का गुण क्या था आपने समझ लिया। यहां पर कुल मिला के बेसिक बात ये समझनी थी, सब जयभाव में क्या था कैसे था अपने दिमाग में रखो बस। श्यानता मतलब द्रवों की गति में परतों के मध्य होने वाले सापेक्ष गति का जो विरोध हुआ, वही क्या है? श्यानता। एज इट इज घर्षण। और दूसरा पॉइंट क्या था? इसका कारण क्या था? तो पहला कारण क्या था? ससंजक बल, और दूसरा क्या था? संवेगों का अभिगमन। बात समझ में आया ना? ये हो गया ससंजक बल का कारण। अब हम आपको थोड़ा मैथ बता देते हैं 20 मिनट।